started. If we throw a bucket full of water from some height, then it will come to the floor, but not in form that bucket full of water, but in form small droplets. उनका साइज़ आप देखेंगे, उनका शेप देखेंगे तो हमेशा कैसा मिलेगा, स्फेरिकल. आप बबल को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो साबुन के सॉल्यूशन से आप बनाते हैं, तो उसका शेप भी कैसा होता है, ऑलवेज स्फेरिकल. ठीक है. यदि आप कोई बोट को देखते होंगे जो स्पीड बोट्स होती है, व्हेन दे मूव फास्ट ऑन वाटर, व्हाट हैपन्स, फ्रंट साइड में ऐसा लगता है इट इज़ कटिंग द वाटर इनटू 2 पार्ट्स, और पीछे साइड को क्या समझ में आता है, इट सीम्स दैट वाटर इज कमिंग बैक. ठीक है. फ्रंट साइड में क्या लगता है, फ्रंट साइड में ऐसा लगता है कि वाटर 2 पार्ट डिवाइड हो रहा है, और पीछे साइड में फिर वापस आ रहा है. 3 चीज़ें मैंने बताया. नंबर 1 मैंने क्या बताया कि वेन एवर वाटर इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, when it reaches to the ground, it reaches in form of small droplets, and those droplets are spherical in shape. Number 2, whenever we make bubbles with the help of soap solution, again their shape is a sphere. Clear? Number 3, when we move forward, when we observe a speedboat, it seems to cut the water into 2 parts at the front part, but at the back part it seems that water is coming back. These all 3 conditions, these all 3 examples clearly shows that whenever water is left freely in air, its shape, it tries to take a shape of sphere, and a sphere has minimum amount of surface area in all possible shapes. आप यदि आपको कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दें और बोले कि आप इसके अलग अलग शेप बनाओ और एक ऐसा शेप फाइंड आउट करो जिसका सरफेस एरिया कैसा मिनिमम है, तो यू विल फाइंड आउट दैट स्फीयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया. तो ये दोनों एग्जाम्पल शुरू के क्या बता रहे थे कि वाटर की टेंडेंसी क्या है या लिक्विड की टेंडेंसी क्या है कि अपने ओपन सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करना चाहता है वो. ठीक, और इसलिए उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है. सिमिलरली जब आप वाटर को कट कर रहे हो तो वाटर को स्पीड बोट जब कट कर रही है तो उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है कट करने के लिए. ठीक है. लेकिन जैसे ही वो कट करके 2 पार्ट डिवाइड करता है, पीछे आप देखते हैं कि वाटर वापस रिटर्न बैक हो रहा है. इसका मतलब वाटर की अपर सरफेस एक स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है. आपको उसको कट करना है यदि तो फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाना बंद कर दिए, इट विल स्टिच बैक, वापस लौट के जाएगा. ठीक है. ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती है ये लिक्विड की अपर सरफेस में सिर्फ होती है, उसके अंदर नहीं होती है. ठीक है. और ये क्या शो करती है कि ये पर्टिकुलर अपर सरफेस है लिक्विड की, उसमें टेंशन है, इट हैज़ गॉट टेंशन. ये पास आकर के अपने एरिया को, सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करना चाहती है, और इसलिए उसका शेप कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है. ठीक है. या आप कभी ध्यान से देखें तो वाटर किसी भी टैंक में भरा हो, छोटे टैंक में, तो ऐसा लगता है कि साइड में ऐसा खिंचा हुआ है वो. ठीक है. यानी टेंशन है उसमें. ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ईच एंड एवरी लिक्विड सरफेस हैज़ अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स बिहेवियर इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन, वी कॉल इट सरफेस टेंशन. ठीक है. तो सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी होगी, लिक्विड की. ठीक है. जिसके कारण अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. ठीक है. और उसकी सरफेस, ओपन सरफेस जो होती है वो किस तरह बिहेव करती है, इट बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन. ठीक है. तो अब यदि आपके पास 2 लिक्विड हैं, वाटर है और दूसरे में आपने रख दिया सपोज कोई और दूसरा लिक्विड, जैसे ग्लिसरीन भर दिया, शहद भर दिया. ठीक है. और आप पता लगाना चाहते हो कि किसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ब्रेक करने वाली सरफेस को. आपको पता है वाटर के ऊपर लाइन खींचना बड़ा आसान है, 2 पार्ट डिवाइड करना, लेकिन शहद के ऊपर आपको 2 लाइन बनानी है, इसको 2 पार्ट डिवाइड करना है, तो यू हैव टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ फोर्स. और ये कट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है अपर सरफेस को, इसी से हम सरफेस टेंशन की वैल्यू को निकालते हैं. सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स टू कट द सरफेस इन 2 पार्ट्स फॉर यूनिट लेंथ. ठीक है. जैसे लिक्विड है, ये लिक्विड का अपर सरफेस है, कोई टैंक है बड़ा सा, ऊपर से देख रहे हो आप. ठीक. आप इसको कट करना चाहते हो तो कट करने के लिए आपको ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा. कभी भी किसी टेबल पे यदि पानी रखा रहता है तो आप किस तरीके से उसको वॉश अलग करते हैं, दूर करते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा के, ऐसे नॉर्मल फोर्स नहीं लगाते. ठीक है. टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो. जब भी स्वीप करते हो, फ्लोर को कई बार स्वीप किया होगा आपने. ठीक है. अभी कई बार करवाया भी होगा घर में पेरेंट्स ने, और करना भी चाहिए. तो आपने कैसे स्वीप किया होगा वाटर को स्वीप करने के लिए आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं. ठीक है. आप उसे इस तरीके से नॉर्मल फोर्स नहीं लगाते. ठीक है. टेंजेंशियल फोर्स इसलिए लगाते हैं सो दैट इट विल मूव अवे. ठीक है. और वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के लिए अपन करते हैं. तो यहाँ पर ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी अपने को कट करना ही 2 पार्ट में, तो इस तरीके से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. एल लेंथ को कट करने के लिए यदि एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एल.
This F upon L, that is force applied to cut the surface into two parts for unit length, is defined as its surface tension. तो सरफेस टेंशन इज F अपॉन L. F के लिए डायमेंशनल इक्वेशन 1 पहले निकाल चुके हैं, MLT माइनस 2 निकाले थे कल, और अपॉन L ये लेंथ हो गया. L से L कैंसिल हो जाएगा तो L टू द पावर कितनी जाएगी 0, तो m टू द पावर 1, L टू द पावर 0, T टू द पावर माइनस 2. कल किसी ने पूछा था L टू द पावर 0 कैसे भी, तो समझ लें यहाँ पावर ऊपर 1 है और नीचे ही 1 है, ऊपर जाएगी तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगी सरफेस टेंशन की वैल्यू. तुम्हारा खोल लो थोड़ी देर के लिए लैपटॉप. उसके बाद दूसरा देखते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में आपने कई बार टेबल पे जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको स्लाइड किया होगा. ठीक, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले गए होगे. ठीक है, उठा के नहीं ले जा पाते होगे तो धक्का दे के सरकाते हुए ले गए होगे. ठीक है, तो यदि आप इस ब्लॉक को मान रहे हैं कि इसको हमें खिसकाना है और आपने एक फोर्स अप्लाई किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, वो नहीं खिसकेगा. एज वी स्टार्ट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट, we observe that when we reach to a particular value that we just increase the amount of force and the object starts to slide. That is called limiting condition. फिर से बता दूँ, लिमिटिंग कंडीशन क्या कहलाती है कि ब्लॉक पर आप इतना फोर्स लगा रहे हो कि वो जस्ट स्लाइड होने के लिए कंडीशन में हो, कगार पे हो बिल्कुल, कि आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया और चल दे, लेकिन थोड़ा सा कम रखे तो इट विल नॉट स्लाइड. दैट फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स. और जब लिमिटिंग फोर्स लगाते हैं अपन तो उस समय में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जो उसका अपोज कर रहा है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स FS. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेट होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. लेकिन यहाँ तो एक्सेलरेट नहीं हो रही थी जब तक आप F से कम फोर्स लगा रहे थे. इसका सीधा सा मतलब है, लॉजिक है कि अपोजिट डायरेक्शन में, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स जरूर एक्ट कर रहा है जो इसके इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, और इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया है 0. उस फोर्स को अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि किसका अपोज करता है, उसके मोशन का अपोज करता है. ठीक, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा वजन की वस्तु होगी, हल्की फुल्की होगी, लाइट वेट होगी तो आप इजीली स्लाइड कर लोगे. बट इफ़ इट इज़ लार्ज इन साइज, ठीक है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. एक तो ये हुआ. दूसरा, सरफेस किस टाइप पे, इस पर भी डिपेंड करेगा. ठीक, सरफेस स्मूथ है, यू कैन ईजिली मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, देखें मैंने क्या बताया, दो चीज़. नंबर 1 कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना होगा तो स्लाइड करने के लिए आप पहले से देख लेते हो, अरे छोटी है कि बड़ी है. ठीक है, छोटी ऑब्जेक्ट है तो आप इजीली इसको स्लाइड करके ले आ लेते हो. बड़ी होती है तो अपने फ्रेंड को किसी को ढूंढते हो घर में, ठीक है, बोलते हो जरा सरकाने में मदद करना. तो आपको तो पक्का पता है कि उसको स्लाइड करने में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो उसके वेट पे डिपेंड कर रहा है. ठीक, ये इनहेरेंट है, हमको पता है पहले से. लेकिन एक और दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, यदि उससे में रोलर लगे होते तो आप इजीली उसको ले लेते एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, थोड़े से कम रोलर नहीं होते और थोड़े स्मूथ सरफेस होती है तो उस समय भी इट इज़ पॉसिबल टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. पर यदि बहुत रफ सरफेस होती तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो उस केस में तुम क्या करते, उस केस में आप कोशिश करते कि और ज़्यादा फोर्स लगाएं, यानी उसको मूव करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ गया है तो उसको मूव करने के लिए आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. नंबर 1 उसके वेट पर. ठीक है, उसके वेट को हम नॉर्मल रिएक्शन से शो करते हैं. वेट यदि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है. नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच इट इज़ प्लेस्ड. जिस सरफेस पर रखी हुई है उसके परपेंडिकुलर. नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट N से एक्ट करेगी जहाँ कॉन्टैक्ट में है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये कैपिटल G यानी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड एक्ट करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों R और mg कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं बैलेंस कंडीशन में. और ठीक जब अपन लिमिटिंग कंडीशन में होते हैं तो कैपिटल F किसके इक्वल होता है, Fs के. तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के. नॉर्मल रिएक्शन मतलब ER जो किसके इक्वल होने वाला है, mg के. तो यदि प्रोपोर्शनली रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट अपीयर होता है विच इज कॉल्ड μs. ठीक है, तो Fs इज इक्वल टू μs इंटू R. तो μs की वैल्यू कितनी जाएगी, Fs अपॉन R. μs क्या कहलाएगा यहाँ पर, μs इज कॉल्ड μs वी कॉल इट कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, μs क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है. ठीक, तो ये μs की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Fs अपॉन
आर के। एफ एस क्या है यहाँ पर, एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए डायमेंशनल इक्वेशन कितना होगा, फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन कोई भी फोर्स हो वो कितना होगा, एम एल टी माइनस टू। और नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए कितनी हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन और एक्शन ये भी सारे फोर्स है, तो फोर्स की फिर से कितनी हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू। कैंसिल हो जाएगा सर ये, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो मिलेगा। यानी ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। विच वन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कल अपन ने देखा था स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी, एंगल ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये भी डायमेंशन लेस थे, और अब यहाँ पर अपन ने देखा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी डायमेंशन लेस है। ये एक ऐसा ग्रुप बना करके याद रखना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अक्सर हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ये वर्ड यूज़ होते ही ऐसा लगता है कि वो डायमेंशन लेस होगी, ऐसा हमेशा नहीं है, ठीक है। जैसे अब अपन अगले पॉइंट देख रहे हैं, अगले पॉइंट में देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या चीज़ होती है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यदि आप एक बकेट में पानी भर के रखते हो ढेर सारा, ठीक, अक्सर आप लोग इन गर्मी के करते रहोगे, पानी भर के रखते हो, तो जनरली आपकी टेंडेंसी क्या होती है, उसको हाथ से ऐसे रोटेट करते जाते हो, और जब रोटेट करते जाते हो तो बीच में ऐसा एक कोन बन जाता है। कितने लोगों ने किया ऐसा, सभी ने किया होगा, ठीक है। पानी को जब ऐसे गोल गोल घोलते हैं अपन बाल्टी में भर के, तो उससे बीच में कोन भर जाता बन जाता है, और पूरा पानी आपको कोन में जो है वो अलग अलग रेस में रिवॉल्व होते हुए दिखता है, ठीक है। अब आप फोर्स लगाना बंद कर दो। जब फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट स्लोली जो कोन है उसकी डेप्थ कम होती जाती है, थोड़ी देर बाद वो फ्लैट हो जाता है, लेकिन अभी भी पानी घूम रहा है, ठीक है। अब उसकी स्पीड धीरे धीरे और कम होती हुई इट विल टेक नियरली 10, 15, 20 मिनट्स, देन इट विल कम्प्लीटली स्टॉप। ये क्या शो कर रहा है कि उस लिक्विड की लेयर के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो उसके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड which opposes relative motion between them is called viscous force. Repeat, we call it viscous force. So viscous force is actually a force which opposes relative motion between layers of a liquid. ठीक है, जितना गाढ़ा होगा, ठीक है, जितना डेंस होगा उस लिक्विड में विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और इसलिए उसे घुमाने के लिए आपको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पानी को तो हिला लोगे, ठीक है। यदि आपको शहद से भरी हुई बाल्टी दे दें, और भी अच्छा तारकोल देखे होगे, डामर, ठीक, उससे भरी हुई बाल्टी होगी, तो उसको घुमाना, पानी को या तारकोल घुमाना बहुत टफ होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए विस्कस फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड लेयर्स अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन देयर लेयर्स। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी या जितने ज़्यादा उसकी डेंसिटी हाई होगी, गाढ़ापन ज़्यादा होगा, ठीक है, थिकनेस ज़्यादा होगी, उतना ये विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट दिस विस्कस फोर्स एफ, इट्स वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए, its value is proportional to change in velocity and its value is proportional to distance between layers of liquid। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि लिक्विड की लेयर्स हैं, इन दो लिक्विड की लेयर्स के बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, ऊपर की लेयर की वेलोसिटी v है, उसके ठीक नीचे की लेयर की वेलोसिटी v माइनस डेल्टा v है, और इस सरफेस एरिया जो है इस पूरी लेयर का, वो सरफेस एरिया कितना है, a है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रिक्शनल फोर्स से इन जगहों पर जो अपन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसके जैसे ही एफ की वैल्यू विस्कस फोर्स के लिए एरिया पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ है, छोटे मोटे बाल्टी का पानी तो हिला लोगे, ठीक है, दल सागर का पानी हिला के बताओ, इट विल वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट सरफेस एरिया इज लार्ज, ठीक है। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और इसलिए आपको उसे चलाने के लिए भी उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस विस्कस फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है एरिया पर, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है चेंज इन वेलोसिटी पर। आप जितना ज़्यादा स्पीड से चलाना चाहते हैं यू टू अप्लाई मोर फोर्स। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी। तीसरा, एफ की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स। जितनी पास लेयर्स होंगी, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा, डेल्टा एक्स उतना कम होगा, और डेल्टा एक्स जितना कम होगा उसके लिए विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और इसलिए विस्कस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स, ठीक है। इन सबको कंबाइन करेंगे तो एफ इक्वल्स टू आता है माइनस ईटा ए डेल्टा वी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स।
ठीक, ये सब मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप सीधे में लिख देता कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन m1 l-1 t-1, तो तुरंत क्वेश्चन अराइज होता है सर आया कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए अपने को उसके बेस पर जाना होगा, इसलिए अपन ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी विस्कस फोर्स की बात करते हैं तो ये विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की यानी लिक्विड की भी, और एयर में भी होती है ना, गैसेज में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में दिखती है, लिक्विड में। लिक्विड की लेयर्स को यदि अपन चलाना चाहते हैं, रिलेटिव मोशन देना चाहते हैं बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स, तो वी हैव टू अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स। यदि हम वो टेंजेंशियल फोर्स लगाना बंद कर दें तो लिक्विड चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेंजेंशियल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। थोड़ा सा पानी है कमरे के अंदर, आपको बाहर उसको निकालना है, स्वीप करके आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। ढेर सारा पानी पूरे फर्श में डाल दो, ठीक है, तो आप थक जाओगे क्योंकि आपको बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा सब जगह जा जाकर। तो इस एफ की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के। इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन वेलोसिटी या जो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स हैं उनके बीच की वेलोसिटी डिफरेंस पर, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स पर। जितना पास लेयर्स होंगी यानी जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उसमें विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एफ की वैल्यू इन तीनों पर डिपेंड करती है, कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन आएगा। यहाँ ईटा जो कहलाता है, ईटा वी कॉल इट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब इतना मैंने बता दिया आपको तो आप इजीली इस फॉर्मूले से ईटा की डायमेंशनल इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अब, ईटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ऊपर चला जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी पुट करोगे, एम एल टी माइनस 2, डेल्टा एक्स एल हो जाएगा, ए एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा वी एल टी माइनस 1। दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक, वहाँ से नहीं तो लाइट पहला वाला चालू कर दो, शायद चालू हो जाएगा। तो ये एफ की वैल्यू हो जाएगी एम एल टी माइनस 2, ठीक है, अपन निकाल चुके, डेल्टा एक्स एल है, बस डेल्टा एक्स एल है, और ए एरिया एल स्क्वायर है, और डेल्टा वी यानी एल टी माइनस 1 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक एल से एल कैंसिल हो गया, एम तो वैसे ही रहेगा 1, ये एल बचा है, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल टू द पावर माइनस 1 बचेगा, टी टू द पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 हो जाएगा। तो ये किसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो गई, ईटा की। आई कहाँ से वो ध्यान रखेंगे। अब मैं सीधा बता देता कि याद कर लो, ईटा हैज़ डायमेंशनल इक्वेशन m1 l-1 t-1, तो आपके लिए काफ़ी टफ होता, ठीक है। लेकिन अब आपने समझ लिया है किस तरीके से निकालना है, तो आप उसे बेसिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये f इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होता है, इससे ईटा की वैल्यू निकालेंगे। ईटा इक्वल्स टू एफ डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा वी। एफ का डायमेंशनल इक्वेशन एम एल टी माइनस 2 होगा, डेल्टा एक्स का एल होगा, एरिया का एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा वी का एल टी माइनस 1 होता है। एक एल से एक एल कैंसिल कर दोगे, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल टू द पावर 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, और टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। तो इस तरीके से आप डायमेंशनल इक्वेशन निकालेंगे इसकी, ईटा की। तो ये किसके लिए हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 बल्कि, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इनको अच्छे से याद करना चाहिए। इसके बाद आखिरी में और आएंगे, उनको भी देखेंगे। ये कुछ ईजी वाले हैं, फटाफट देखते जाएं इसको। टाइम पीरियड, आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन करता है तो पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, वी कॉल इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज दैट टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करके या एक पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके जब वापस लौटता है तो उसके लिए जो टाइम लगता है वी कॉल इट टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज टाइम, तो उसकी डायमेंशनल इक्वेशन m0 l0 t1 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन t, तो सॉल्व करेंगे तो m0 l0 t-1 हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है, इक्वल्स टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। चेंज इन एंगल अपॉन टाइम इंटरवल, जैसे आप बोलते हो लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वैसी रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। डेल थीटा एंगल है, एंगल का डायमेंशनल इक्वेशन m0 l0 t0 होता है, और डेल्टा टी का t हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा m0 l0 t-1। ये ओमेगा का डायमेंशनल इक्वेशन या फिर किसका जाएगा, एंगुलर
वेलोसिटी का, m0 L0 t-1। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरीके से एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. Similarly, rate of change of angular velocity, change in angular velocity upon time interval, we define it angular acceleration. Angular acceleration. तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का अपने देखे अपन ने t⁻⁻1 होता है और टाइम इंटरवल का t ऊपर जाएगा तो t⁻ कितना हो जाएगा -2, और इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है m0 L0 t⁻²। ये किसके लिए हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। अब नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कुछ नई क्वांटिटीज़ हैं, इनमें सिर्फ m, l और t मास, लेंथ और टाइम से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती गई, नई चीज़ों का इन्वेंशन होते गया, बैटरी या अपन जिसको बोलते हैं सेल, सबसे पहले गैल्वेनी और वोल्टा, ये दो साइंटिस्ट ने बनाया और उन्होंने शो किया किस तरीके से चार्ज हम कंटिन्यूसली फ्लो कर सकते हैं किसी कंडक्टर से, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वाज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो उस इलेक्ट्रिक करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई एसआई सिस्टम में। क्या बताया गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी वाज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, इसके एम्पियर ए से शो करते हैं, ठीक है। ये इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है एसआई सिस्टम में। वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसको ए से शो करते हैं। तो चार्ज के लिए कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी। आई के लिए ए होगा और डेल्टा टी के लिए टी होगा। तो m0 L0 t1 a1, इसमें एक और चौथी चीज़ जुड़ जाएगी, ए, एम्पियर, ठीक है। और इसलिए थोड़ा अलग है ये। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए डायमेंशनल इक्वेशन कितनी हो जाएगी? m0 L0 t1 a1। याद रखना है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, उसको बताया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर रेजिस्टेंस को देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक करंट और उसके बाद डेल्टा क्यू दोनों आ गया होगा समझ में, वो लिख लिया अपन ने। पोटेंशियल को देख लेते हैं, ठीक। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे आपने इसकी डेफिनेशन 10th क्लास में, मुझे पता है पढ़े थे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इनका रेशियो होता है W अपॉन Q, रेशियो ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स रिस्पेक्टिव पोजिशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। इसका रेशियो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W वर्क डन के लिए कितना होता है? ml² t-2, और Q के लिए कितना होता है? अभी अपने देखे A इंटू टी, अभी देखे थे चार्ज के लिए A इंटू टी। रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? m1 L प्लस 2 t-3 एंड A-1। ये हो जाएगा पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डायमेंशनल इक्वेशन। इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा? 21। फिर से बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चार्ज विच यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इनका रेशियो जो होता है पोटेंशियल होता है। वर्क डन W के लिए कितना हो जाएगा? ml² t-2। कल याद किए थे अपन ने, और मैंने इसलिए बोला कि आपको याद करना शुरू कर देना चाहिए सारे डायमेंशनल इक्वेशन। अपॉन चार्ज के लिए अब भी बताया मैंने A इंटू टी या T इंटू ए। रिप्लेस कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो m1 L² रहेगा, T ऊपर जाएगा एक और -2 -1 -3 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और अब 22 नंबर पे आता रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ पढ़े थे, उससे ये किसके इक्वल है? V अपॉन आई के पढ़े थे ना, V इज इक्वल टू IR वहाँ से। तो V के लिए अब भी देखा अपन ने ml² t-3 A-1 और अपॉन एम्पियर का फिर एक और आ जाएगा करंट के लिए। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? m1 L² t-3 A-2। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन फॉर R, ठीक है। तो ये तीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हो गई। 20वें नंबर पर मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज देखा,
21वें नंबर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, 22वें नंबर पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देख लिया। ठीक है, ये सब याद करने हैं अपने को। और अब अपन आ रहे हैं कुछ और नई चीज़ों पे। ठीक है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ये नंबर 22 हो गए थे, 23 क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। आपको पता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर देन इट मूव्स अवे आर टूवर्ड्स द नॉर्मल। पढ़ा था अपन ने, whenever light travels from one medium to another it either bend towards the normal or moves away from the normal। towards the normal कब जाता है? जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है, और रेयर से डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है? मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है, ये जो पर्टिकुलर एक्शन है जो कि लाइट शो करती है, वी कॉल इट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ये डिफाइन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज एक्चुअली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होगी? LT माइनस स्पीड है वो, तो LT माइनस 1 होगी इस डायमेंशनल इक्वेशन। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी होगी? वो भी स्पीड ही है, तो LT माइनस 1 ही होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो M0 L0 T0, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो अपन ने कितनी सारी पढ़ ली है, एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले डायमेंशनल क्वांटिटी देखे थे, अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखे थे स्ट्रेन, फिर देखे थे एंगल, फिर देखे थे अपन ने 3 कौन कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। फिर अपन ने आज देखे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखे थे, ये डायमेंशनलेस थी। ठीक है, फिर उसके अलावा अब भी अपन ने एक और देख लिए, वो कौन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो इस तरीके से बहुत सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ है, उनको अलग से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है राइट सम फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट कई सालों से हर बार आता है। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, आज आप अपने बड़े भाई बहनों से पूछेंगे तो बताएंगे वो कि उनके परीक्षा में भी आया था। ठीक, तुम लोगों को भी आएगा और उसके बाद भी आएगा। तो ये दो जो लास्ट 2 हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहले प्लैंक्स कांस्टेंट देखें। ठीक है, जो थ्योरी थी एनर्जी की, या अपन बोले कि एनर्जी है क्या। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती थी कि एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइक दैट। पर जब सनराइज होता है और हम हॉटनेस में हमको मिलती है तो वही तो एनर्जी है। ठीक है, इसका मतलब सन से आने वाली रेज भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन वो एनर्जी कोई मास पार्टिकल के फॉर्म में तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तक हम जितनी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं या काइनेटिक एनर्जी की, तो मास पार्टिकल से होती हैं। लेकिन ये जो एक एनर्जी थी जो सन से मिल रही थी, ठीक है, लाइट से मिल रही थी, वो हीट से मिल रही थी, वो किस टाइप की थी? विदाउट एनी मास पार्टिकल। ठीक है, तो ये मास एनर्जी थ्योरी दी गई और उसके हिसाब से प्लैंक ने एक लॉ दिया विच इज कॉल्ड प्लैंक्स लॉ। उसने बताया कि एनर्जी कंटेंट इन ए पर्टिकुलर वेव इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। ठीक है, ईच पैकेट और बंडल ही कॉल्ड इट क्वांटा। ठीक है, और वो क्वांटा जो है उसकी एनर्जी जो होती थी ये प्रोपोर्शनल होती थी उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू के। न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये न्यू बोलते हैं NU। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। तो E प्रोपोर्शनल न्यू या E इज इक्वल टू H न्यू, वेयर H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, बहुत स्मॉल वैल्यू थी, कितनी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी। ठीक है, दिखाई दे रही कि नहीं? थोड़े देख लें इसको अच्छे से। तो उसने क्या बताया था कि E is proportional to nu, energy possessed by each and every quanta or small bundle or small packet is directly proportional to frequency of that wave। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो H इंटू न्यू आता है, वेयर H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इट हैज़ डेफिनेट वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। अब हमको H का डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है। यदि ये फॉर्मूला पता हो इजीली निकाल लोगे। H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? H इक्वल्स टू, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, H इक्वल्स टू कितना आएगा? H इक्वल्स टू E अपॉन न्यू। E एनर्जी है, mL²T-2। याद हो गया होगा आप लोगों को, यश शर्मा और बाकी और सभी लोग, याद हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे बताएंगे। ठीक है, तो mL²T-2 हो गया ये,
और अपॉन में क्या हो जाएगा न्यू फ्रीक्वेंसी। अब भी देखिए अपन ने फ्रीक्वेंसी का क्या होता है t टू द पावर -1, तो वहाँ पर t टू द पावर -1 लिख देंगे। ऊपर जाएगा m1 L² t -1, ये किसका डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, m1 L² t -1। क्या टाइम क्या हो गया, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो अपने को लास्ट आज का देखना था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। शायद आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा था कि दो मास ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसने ये लॉ दिया था सेब वाला, याद है ना, सेब उसके सिर पर गिरा था। ठीक है, उसने बताया था कि दो मास पार्टिकल यदि m1 m2 हैं और एक दूसरे से कुछ दूर रखे हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और F प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। इनको जब कंबाइन किया तो एक कांस्टेंट आया G m1 m2 अपॉन r²। G जो है वी कॉल इट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब आप इजीली यहाँ से G के लिए डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू r² अपॉन m1 m2। ठीक है, G इज इक्वल टू F इंटू r² अपॉन m1 m2। F फोर्स है mlt -2, r² l² हो जाएगा, m1 m2 मास इंटू मास हो जाएगा, दोनों m है, ध्यान रखना। ठीक, अब ऊपर ले आके सॉल्व करेंगे, एक m से m तो कैंसिल हो गया, एक m ऊपर जाएगा तो m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। ये हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ G। ठीक है, ये इतना अपने को पढ़ना था आज। आज मैंने जितने फॉर्मूले बताए टोटल मिला के अब 25 हो गए हैं। ये आपको सबको याद करना है। ठीक है, और याद रख करके आपको इसको सबको कल मुझे सुनाना है। मैं पूछूंगा एक एक करके, ठीक है, और आप बताते जाएंगे, मैसेज बॉक्स में डालते जाएंगे। कल नहीं, परसों, कल किसी कारण से ऑफ रहने वाला है आप लोगों का। ठीक है, परसों आप लोगों की क्लास रहेगी। ठीक है, तो कल आप लोग छुट्टी है तो आप ये 25 फॉर्मूले जो बताए गए हैं, ठीक, ये आपका टारगेट है कि इनको सबको याद कर लें। अब कहाँ मिलेगा ये, क्योंकि अभी तो बंद हो जाएगा तो सब गायब हो जाएगा गूगल मीट से। टेंशन ना लें, आप शाम को 6 बजे या 5 बजे के बाद में यूट्यूब पे हमारे जो चैनल है, ठीक है, भिड़े कोचिंग क्लास का, उस चैनल पे इस चैप्टर को देख सकते हैं पूरा। ठीक है, दिन भर नहीं मिलेगा, शाम के बाद मिलेगा वो। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखें। पिछला वाला जो है उसको भी पढ़ें। ठीक है, पूरे 25 के 25 जो है उनको नोट डाउन करें। अभी पर्याप्त समय है अपने पास में, और उनको सबको याद करें। कल का टाइम है आपके पास, परसों मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा। ठीक है, और तैयारी में रहें। सभी लोगों को याद रहना चाहिए, जिसको जितने ज़्यादा याद होंगे, ठीक, अब वो मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं बताऊँगा आपको। जितने ज़्यादा याद होंगे उनको मैं उतने ज़्यादा पॉइंट दूँगा। ठीक है, तो क्लासरूम में टेस्ट भी मैं डाल सकता हूँ। हाँ, मैं अच्छा सोच रहा था, उसके बारे में बताना भूल गया। क्लासरूम में मैं टेस्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, उसके आंसर आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर डाले होंगे। जितने लोगों के आ जाएंगे आंसर, उन्हीं को मैं चेक करूँगा और फिर परसों मैं बता दूँगा कि किसके सबसे ज़्यादा और किसके सबसे कम है। यदि आप चाहते हैं कि सबके बीच में ओपन ना हो, तो सिर्फ सबसे ज़्यादा जिसके होंगे उनके बताऊँगा। ठीक है, बाकी जिनके कम होंगे उनको पर्सनली बता दिया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब का जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस बाद में मिलते जाएं। अभी हम 1 यूनिट और 2 यूनिट तक तो कंटिन्यूसली यूट्यूब पे लाइव डालते, लाइव मतलब शाम को उसी दिन मिलते जाएगा, लेकिन उसके बाद हम नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 2 या 3 दिन बाद डालेंगे और उसको जल्दी से ही हटा लेंगे। ठीक, ताकि सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा मिले जो गूगल मीट पर हैं। ठीक, तो गूगल मीट पर जल्दी आएँ। क्लासरूम में आपको एक लिंक दिया गया है जिससे जा कर के आप अपनी पूरी डिटेल मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, वो डिटेल भी आप भेजें। ठीक, मेरे पास पूरी डिटेल रहेगी। पेरेंट के फ़ोन नंबर जरूर डालें। ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोग अपने फ़ोन नंबर से मैं आपसे ना बात करके आपके पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, तो उस केस के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट का फ़ोन नंबर भी हो। ठीक है, और कल तो नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। क्लासरूम में ज़रूर चेक कर लेना शाम को कि कितने क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं, कितने डायमेंशनल इक्वेशन पूछे हुए हैं। ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको नोट करके डालना है। सी यू ऑन सैटरडे रहेगा ना, नहीं, ऑन फ्राइडे। सी यू ऑन फ्राइडे 29। ठीक है, 29 को मिलेंगे। बाय।